दोस्तों नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी का आज हमारा 15th एपिसोड है। लास्ट एपिसोड्स में हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना सीख रहे थे। हमने देखा कि अगर हमारे पास कोई ऐसा सर्किट है जिसमें रजिस्टर्स इनफाइनाइट लैडर की फॉर्म में कनेक्टेड हैं, तो ऐसे सर्किट को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। आई होप आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनी होगी। आज हम एक कदम और आगे चलेंगे और आज हम उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे जिनमें सम काइंड ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करती है। तो सिमेट्री रिलेटेड प्रॉब्लम्स को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, उसको जरा समझते हैं। जब भी आप सिमेट्री की बात करते हो तो मेनली हम दो तरह की सिमेट्री को चेक करेंगे, एक हमारी फोल्डिंग सिमेट्री और एक हमारी मिरर सिमेट्री। तो दो तरह की सिमेट्री होती है, एक फोल्डिंग सिमेट्री और दूसरी है मिरर सिमेट्री। तो सबसे पहले तो आपको यह देखना होगा कि जो सर्किट आपको गिवन है उसके अंदर कौन सी सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है। ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहां पे केवल फोल्डिंग सिमेट्री एग्जिस्ट करे या सर्किट के अंदर केवल मिरर सिमेट्री हो, या ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि दोनों ही सिमेट्री आपको देखने को मिले। तो दोनों ही अगर सिमेट्री है तो किसी भी मेथड से आप इसको सोल्व कर सकते हो। लेकिन अभी हम फोल्डिंग सिमेट्री पे ज्यादा फोकस्ड रहेंगे। वैसे हम चेक कर लेंगे कि भाई सर्किट के अंदर कौन कौन सी सिमेट्री प्रेजेंट है, बट जो तरीका हम डेवलप करेंगे, जो मेथड हम डेवलप करेंगे, वो केवल फोल्डिंग सिमेट्री वाला करेंगे। मिरर सिमेट्री वाला क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये जो तरीका है ये आप तब बेहतर समझ पाओगे जब आप करंट एंड वोल्टेज को कैलकुलेट करना सीख चुके होगे। इसका मतलब मिरर सिमेट्री को हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। पहले हम करंट वोल्टेज कैलकुलेट करना सीखेंगे सर्किट के अंदर, बाद में इस पे लौट के आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जरा चेक करते हैं सर्किट में कि कैसे हम फाइंड करें कि कौन सी सिमेट्री प्रेजेंट है। तो उसके लिए मैं एक सर्किट ले रहा हूं। जरा देखिए, मेरे पास मान लीजिए इस तरह का कोई सर्किट है। मैं एक सर्किट आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं, तो उससे हम दोनों को चेक कर पाएंगे। सोचिए, इस तरह का कोई सर्किट है हमारे पास, और यहां पे कोई पॉइंट है, ऐसे कुछ रजिस्टर्स जो हैं वो कनेक्टेड हैं। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि जो सर्किट है उसमें सिमेट्री है या नहीं है। ये तो आपको सर्किट देखते ही पता चल जाएगा। जैसे सर्किट है, सर्किट के ज्योमेट्री इटसेल्फ एक सिमेट्रिक ज्योमेट्री है, तो आपको सबसे पहला जो दिमाग जाना चाहिए वो सिमेट्री पे ही जाना चाहिए। सोचिए, इसमें जो रजिस्टर्स हैं वो दे रखे हैं, ये 10 ओम दे रखा है, ये 10 ओम दे रखा है, ये 5 है, ये 5 है, ये 10 है, ये भी 10 है, ये आपका 4, दिस इज ऑल्सो 4, 4, 4, 6, 6। सोचिए इस तरह का सर्किट दे रखा है, और ये है पॉइंट मेरा ए, और यहां पे जो पॉइंट है वो है बी। आपको बताना है आर ए बी की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है। अब क्योंकि ज्योमेट्री सिमेट्रिक है, तो इसका मतलब सबसे पहला दिमाग आपको सिमेट्री पे ही जाना चाहिए। दूसरी बात, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे सोचते हैं कि सर सीरीज पैरेलल ढूंढ लें, तो बिल्कुल आपको ढूंढना चाहिए। अगर इसके अंदर बेसिक सीरीज या बेसिक पैरेलल आपको नजर आ रहा हो तो पहले उसको सिंप्लीफाई करो। बट प्रॉब्लम यह है कि यहां पे बेसिक सीरीज या बेसिक पैरेलल नजर ही नहीं आ रहा। आप ये नहीं कह सकते कि ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है या ये और ये रेजिस्टर सीरीज में है, वो तो बात बन नहीं रही है। तो अपने को पता ही नहीं चल रहा कि कौन सीरीज है कौन पैरेलल है। दूसरा, ये सर्किट कोई कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है कि भाई एक ब्रांच के ऊपर दूसरी ब्रांच ओवरलैप कर रही हो तो आपको पाथ मेथड से सिंप्लीफाई करके बनाना हो। ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड डायग्राम है, इससे और फर्दर सिंप्लीफाई क्या ही करोगे आप। तो कुल मिला के सर्किट बड़ा सिंपल है। इसमें सीरीज पैरेलल हमें नजर नहीं आ रहे। हाँ, आप स्टार डेल्टा जरूर लगा सकते हो। आपको यहां पे नजर आ रहा होगा कि ये डेल्टा है, ये भी एक डेल्टा है, ये इधर भी डेल्टा है, इधर भी डेल्टा है। तो स्टार डेल्टा कन्वर्जन से आप इसको सोल्व कर सकते हो, नो डाउट। बट स्टार डेल्टा में आपको बहुत सारे स्टेप्स लेने होंगे, इसमें बहुत ज्यादा स्टेप्स बन जाएंगे। तो एक तरह से स्टार डेल्टा को भी अपने को अवॉइड करना होगा यहां पे। तो अब अगला जो पॉइंट हमारा बनता है वो है सिमेट्री। अब सिमेट्री इसके अंदर जरा देखते हैं। सबसे पहले आप देखिए फोल्डिंग सिमेट्री। ये कैसे चेक करते हैं, फोल्डिंग सिमेट्री कब एग्जिस्ट करती है, इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। मेरे पास ये 2D स्ट्रक्चर है। सबसे पहले देखिए 2D स्ट्रक्चर, 3D में भी आएंगे, पहले 2D में देखते हैं। ये स्ट्रक्चर मेरा 2D है, ज्योमेट्री मेरी 2D है। अब 2D में आप जो है लाइन सिमेट्री की बात करते हो या एक्सिस सिमेट्री की बात करते हो।
एक्सिस की बात करते हो, जबकि 3D अगर ज्योमेट्री होती तो 3D के अंदर मैं प्लेन की बात करता। अब ये 3 एक्सिस और प्लेन का क्या मतलब है जरा समझिएगा। ये जो ज्योमेट्री है 2D है। अब इस ज्योमेट्री में आप ऐसी कोई एक्सिस ढूंढिए या ऐसी कोई लाइन ढूंढिए जिस लाइन के अबाउट ये मिरर इमेज हो। ठीक है, मिरर इमेज का मतलब जैसे मान लीजिए आपने इससे पास होती हुई एक लाइन ड्रॉ कर दी, उस लाइन के एक तरफ अलग सर्किट होगा, दूसरी तरफ अलग सर्किट होगा। अगर वो दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हो तो इसका मतलब है इसके अंदर एक एक्सिस सिमेट्री है, एक लाइन सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है। अब वो जो लाइन सिमेट्री है वो या तो फोल्डिंग सिमेट्री होगी या मिरर सिमेट्री होगी। अब उसको देखेंगे कि फोल्डिंग कब बोलेंगे, उसको मिरर कब बोलेंगे। तो सबसे पहले तो आप ऐसी कोई एक्सिस ढूंढो जिसके अबाउट ये मिरर इमेज हो। तो अगर आप ध्यान से देखें इस सर्किट में, तो अगर मैं ए और बी को मिलाने वाली एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर दूं, यहां पे ऐसी अगर मैं कोई लाइन ड्रॉ कर दूं, जरा ध्यान से देखिए, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है, ये जो एक्सिस ड्रॉ की है, इस एक्सिस के ऊपर वाला सर्किट और नीचे वाले सर्किट को देखिए। इस एक्सिस के ऊपर जो रेजिस्टेंस लाई कर रहे हैं उनको छोड़ दो, एक बार उनको नहीं देखना है, इसके ऊपर देखो और उसके नीचे देखो। तो इसके ऊपर 4 4 10 और इधर भी 4 4 10 है, इधर 10 है, इधर भी 10 है, इधर 5 है, इधर भी 5 है। इसका मतलब यह हुआ कि इस एक्सिस के ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा एक दूसरे के मिरर इमेज है। मिरर इमेज है तो इसका मतलब है इसके अंदर सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है, और इस सिमेट्री को हम नाम देंगे फोल्डिंग सिमेट्री। क्यों भाई, इसको फोल्डिंग सिमेट्री का क्यों नाम देंगे अभी बताते हैं। फोल्डिंग सिमेट्री, जब भी आपकी जो एक्सिस है या जो लाइन है जिसके अबाउट सर्किट जो है वो मिरर इमेज है, अगर वो लाइन आपके ए और बी से पास हो रही हो, जिन दो पॉइंट के बीच का आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, अगर उन्हीं दोनों पॉइंट से पास हो रही हो तो उसको हम नाम देंगे फोल्डिंग सिमेट्री का। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो एक्सिस या लाइन जिसके अबाउट आपका सर्किट मिरर इमेज है, वो लाइन अगर ए और बी से पास हो रही हो, जिन दो पॉइंट के बीच आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, उन दोनों पॉइंट से अगर पास हो रही हो तो उस सिमेट्री को हम फोल्डिंग सिमेट्री बोलेंगे। ठीक है, ऐसी सिमेट्री को हम फोल्डिंग सिमेट्री का नाम देंगे। अब ऐसे ही अगर मैं एक और सर्किट लूं, जरा देखिए, एक और सर्किट ड्रॉ करता हूं तो यहां पे फोल्डिंग सिमेट्री है दोस्तों। ठीक है, अगर मैं एक और सर्किट ऐसा ही ड्रॉ करूं और वो कुछ इस तरह का, जरा देखिएगा, मैं ऐसा ही एक और सर्किट ड्रॉ कर रहा हूं, तो सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि कौन सी सिमेट्री है सर्किट के अंदर। तो मैंने ये सिमिलर सर्किट ड्रॉ कर दिया है, ज्योमेट्री देख सकते हो बिल्कुल सेम ही है। ठीक है, अब मैं वैल्यूज लिख लेता हूं। ये मेरा ए पॉइंट है मान लीजिए, और इधर मेरा बी पॉइंट है। वैल्यूज कुछ इस तरह की हैं, ये 6 है, ये भी 6 है, ये 8 है, ये भी 8 है, दिस इज 4, दिस इज 4, 3 3, 2 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम, इस तरह का मान लीजिए सर्किट है। अब अगर इस सर्किट में ध्यान से देखें तो ये जो एक्सिस होगी, ये जो लाइन होगी, इसके अबाउट ये मिरर इमेज नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें, अगर इन दोनों से पास होती हुई लाइन ड्रॉ करते हो आप, क्योंकि पहले तो ये देखा करो कि ये डायग्राम 2D है कि 3D है, तो 2D में बना हुआ है, एक प्लेन में बना हुआ है। तो आप एक एक्सिस को पकड़िए, अगर मैं यहां पे कोई एक्सिस ड्रॉ करूं जो इन दोनों पॉइंट से पास होती हुई जा रही है, उस एक्सिस के अबाउट ये मिरर इमेज नहीं है। क्यों नहीं है, जरा देखो, इधर 4 है, इधर भी 4 है, इधर 6 है, इधर 8 है, तो इसका मतलब है इसके अंदर फोल्डिंग सिमेट्री नहीं है। अब एक काम करते हैं, कोई और एक्सिस ढूंढते हैं जिसके अबाउट ये मिरर इमेज हो। क्या कोई और एक्सिस एग्जिस्ट कर रही है इसके अलावा? चेक करना होगा आपको। कैसे चेक करेंगे, जरा देखिए, अगर मैं इस 4 को 2 हिस्सों में तोड़ दूं, 4 ओम को 2 हिस्सों में कैसे तोड़ेंगे, ऐसे 2 इधर लगा दो और 2 इधर लगा दो, एक ही बात है भाई, ये 2 ओम है, ये भी 2 ओम है। ऐसे नीचे वाले को भी 2 इधर लगा दो और 2 इधर लगा दो। ठीक है, इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दो भाई, सही बात है, 4 ही है, ये भी अभी भी 4 ही है। अब एक काम करता हूं, अब मैं यहां पे एक एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। अब यहां पे मैं एक एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूं, ये जो एक्सिस है, अब इस एक्सिस पे फोकस कीजिए। इस एक्सिस के अबाउट जैसा ये इधर है बिल्कुल वैसा ही इधर है, लेकिन इस बार ये जो एक्सिस है ये ए और बी से पास नहीं हो रही है। ठीक है, जैसा इस एक्सिस से इधर है वैसा ही ये इधर भी है।
और ए और बी पॉइंट इस एक्सिस पे लाई नहीं कर रहे हैं, तो इसको हम क्या नाम देंगे? इसको हम नाम देंगे मिरर सिमेट्री का। यहां पे है हमारे पास मिरर सिमेट्री। तो आप समझिए सिमेट्री अलग अलग कैसे, फोल्डिंग सिमेट्री कब बोली जाती है और मिरर सिमेट्री कब बोली जाती है। जिस एक्सिस के अबाउट सर्किट आपका मिरर इमेज है, अगर वो एक्सिस ए और बी पॉइंट के से पास हो रही है तो फोल्डिंग सिमेट्री, और अगर उनसे पास नहीं हो रही तो मिरर सिमेट्री। सिंपल, ये बेसिक रूल आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऐसे भी बहुत सारी सिचुएशन होती हैं जिनमें दोनों ही सिमेट्री एग्जिस्ट करती हैं। जैसे कि अगर मैं एक डायग्राम और बनाऊं, बिल्कुल ऐसा ही बना देता हूं सो दैट आप जो है ना कनेक्ट कर पाए अपने आप को। देखिए अगर मैं ऐसा ही एक और डायग्राम ले लूं, तो मान लीजिए मैंने ये डायग्राम बना दिया है, ठीक है, बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है। अब इसमें जो सारी की सारी वैल्यूज है मैं बराबर रख रहा हूं। ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, और सोचिए सारे रजिस्टर 4 ओम के हैं। अब जरा देखो, अब इसके अंदर दोनों ही सिमेट्री है भाई। अगर आप ध्यान से देखो तो अगर यहां पे एक्सिस ड्रॉ करोगे उसके अबाउट भी मिरर इमेज है ऊपर और नीचे, और अगर यहां पे एक्सिस ड्रॉ करते हो, इसको 4 को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दो ना, 2 इधर 2 इधर 2 इधर 2 इधर, तो जब आप बीच में एक्सिस ड्रॉ करोगे तो उस एक्सिस के अबाउट भी मिरर इमेज बन जाएगा। इसका मतलब है इस सर्किट के अंदर दोनों ही सिमेट्री है। इसके अंदर फोल्डिंग सिमेट्री भी है, मिरर सिमेट्री भी है। आप इसको किसी भी तरीके से सोल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए कि कौन सी सिमेट्री है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ। चलिए अब मिरर सिमेट्री को कैसे सोल्व करते हैं। जब मिरर सिमेट्री एग्जिस्ट करती है किसी सर्किट में तो कैसे सोल्व करते हैं उसको हम बाद में देखेंगे, उसको अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। अभी हम बात करेंगे फोल्डिंग सिमेट्री की, ठीक है। तो चलिए अब जरा देखते हैं फोल्डिंग सिमेट्री। तो इसको मैं हटा देता हूं। तो जैसे मान लीजिए कि ये सर्किट आपको दे रखा है, क्योंकि इसके अंदर फोल्डिंग सिमेट्री है, हमें इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उसके लिए सबसे पहले तो ये देखो, ये 2D है। 2D है तो हमने एक्सिस निकाल ली। 2D में एक्सिस देखते हैं, 3D में प्लेन देखते हैं जिसके अबाउट मिरर इमेज बन रहा है, उसमें प्लेन देखी जाती है। 2D में एक्सिस को देखा जाता है, ठीक है। तो यहां पे हमने एक्सिस को ड्रॉ कर दिया। इस एक्सिस के अबाउट ये मिरर इमेज है, ठीक है। इसका मतलब फोल्डिंग सिमेट्री है क्योंकि एक्सिस ए एंड बी से पास हो रही है। अब हम एक काम करते हैं, जो बाकी जो जंक्शन पॉइंट है उनका नामकरण कर देते हैं। ये पॉइंट तो ए हो गया, ये बी हो गया, इसको मैं नाम दे देता हूं सी। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर इधर सी बोल रहे हो ना तो आप इसको भी सी ही नाम दो, इसको भी सी बोलो। इस एक्सिस के अबाउट जो सिमेट्रिक पॉइंट है उनको सेम नाम देना है भाई। इसको अगर आप डी बोल रहे हो तो इसको भी डी बोलो, ये पॉइंट भी मेरा डी होगा, ठीक है। सेम नामकरण करना है, ठीक है। अब क्योंकि ये दोनों सेम पॉइंट है तो इनको मैं कनेक्ट भी कर सकता हूं। आप इनको कनेक्ट भी कर सकते हो, इनको आप कनेक्ट कर दीजिए। ये दोनों पॉइंट आपस में कनेक्ट कर दो और ये दोनों पॉइंट आपस में कनेक्ट कर दो, ठीक है, क्योंकि इनका सेम नाम है। अगर सेम नाम है तो कनेक्ट कर सकते हो आप, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपको पता चल गया फोल्डिंग सिमेट्री है तो इस एक्सिस के अबाउट जो भी ये सिमेट्रिक पॉइंट है, जैसे जो इधर यहां पे पॉइंट है तो उसके ऑपोजिट दूसरी तरफ यहां पे ये पॉइंट आ जाएगा उसकी सिमेट्री में, ठीक है। तो इनको सेम नाम देना है, ऐसे यहां पे और यहां पे सेम नाम देना है और उनको कनेक्ट कर देना है आपस में, ठीक है जी। अब जरा समझिए, जब हमने इनको कनेक्ट कर दिया है तो आप समझो ये जो 10 ओम है ये ए और सी के बीच में है, और इधर वाला जो 10 ओम है ये भी ए और सी के बीच में है। इसका मतलब दोनों पैरेलल हो गए। पैरेलल हो गए तो एक जगह से हटा दो और दूसरी जगह इनका इक्विवेलेंट लिख दो। तो यहां पे मैं 10 की बजाय क्या लिख देता हूं, 5, क्योंकि 10 और 10 ये 10 पैरेलल में आ गए ना भाई, तो यहां पे 5 ओम लिख देता हूं। इस 10 को भी हटा देता हूं, सही है भाई। अब ऐसे सिंप्लीफाई करते हुए चलेंगे हम लोग। ऐसे इधर देखिए, ये जो 5 ओम है ये डी और बी के बीच में है, और ये 5 ओम जो है ये भी डी और बी के बीच में है। तो ये दोनों पैरेलल हो गए क्योंकि दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, दोनों का एंड पॉइंट सेम है। तो इसलिए यहां से आप हटा दीजिए 5 ओम को और यहां पे इसके साथ इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन लिख दीजिए। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन लिखोगे तो आपका 2.5 हो जाएगा भाई, 5 और 5 का पैरेलल करोगे तो, ठीक है। अब आइए यहां पे, ये जो रजिस्टर है ये 10 ओम है और सी और डी के बीच में, ये भी 10 ओम है सी और डी के बीच में। तो यहां से मैं इस रजिस्टर को हटा देता हूं, ठीक है। और ये जो 10 है ये इस 10 के साथ पैरेलल में आके 5 ओम हो गया, सही है जी। नेक्स्ट जरा देखिए, नेक्स्ट अब आइए, अच्छा इस पॉइंट को मैं ई नाम दे देता हूं क्योंकि मिडिल में मैंने नामकरण किया नहीं इसका, ई बोल देता हूं इसको, ठीक है। अच्छा ये सारे हो गए। अब आइए सी और ई के बीच में 4 है और ये भी सी और ई पॉइंट है, इसमें भी 4 है। तो इसका मतलब है यहां से मैं इसको हटा देता हूं 4 ओम को, ठीक है, और यहां पे 2 ओम लिख देता हूं इसको,
ठीक है, और ये पूरा ही अब हट जाएगा। अब इस सिंगल वायर को दिखा के क्या करूंगा, पूरा सी पॉइंट ही हट गया क्योंकि इसके सारे रेजिस्टेंस हट गए, तो एक तरह से सी पॉइंट भी हट गया। ऐसे ही आप आइए, ये जो 4 ओम है ई और डी के बीच में, ये जो 4 ओम है ये भी ई और डी के बीच में है, तो ऊपर वाले को हटा दो और यहां पे आप इसकी जगह 2 लिख दो। सही है जी, ये 2 ओम हो गया। अब ये डी पॉइंट खाली रहेगा, इसको छोड़ दो, इसको आप हटा दो, इसकी जरूरत नहीं है। तो बोर्ड पे देखो मेरे लिए कितना आसान है इसको रब करना, और मैं फटाफट इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूं। तो अब मेरे पास ये सर्किट रह गया, अब इस सर्किट को अपने को सोल्व करना है। कैसे सोल्व करेंगे भाई इसमें? अब इसमें भी अगेन वही प्रॉब्लम है, सीरीज पैरेलल। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम यहां पे स्टार डेल्टा लगा सकते हैं, क्योंकि अब इतना लंबा नहीं रहा सर्किट, अब हमने काफी हद तक इसको सोल्व कर लिया है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करने जा रहे हैं, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? स्टार डेल्टा कन्वर्जन से। तो आप जरा ध्यान से देखिए कैसे हम स्टार डेल्टा लगा रहे हैं, और ये मेरा ई पॉइंट है, ठीक है। तो एक काम करते हैं ना, क्यों ना हम इस डेल्टा को स्टार कर लें, ठीक है। तो इस डेल्टा को अगर हम स्टार करेंगे तो ऐसा ये स्टार बनेगा भाई, जरा देखो। तो इस डेल्टा को आप स्टार से रिप्लेस कर दीजिए, और ये जो रजिस्टर आएगा ये कितना आएगा बताओ जरा? ये आएगा 2 × 2 डिवाइड बाई 2 + 2 + 5, तो इसका 4/9, ये बन जाएगा 4/9, ठीक है। और ये बनेगा 10/9, ये भी बनेगा 10/9। तो मैं इन सबको हटा देता हूं, ठीक है। ये बनेगा 4/9, ठीक है, और बाकी जो 2 रजिस्टर आएंगे वो बनेंगे 10/9। 10/9 आपको रूल याद होगा स्टार डेल्टा का। तो इस तरह से आप जो है इसको लिख सकते हो। अब जरा देखो ध्यान से, अब ये 10/9 और 5 सीरीज में है, और ये 10/9 और 2.5 सीरीज में है, ठीक है। इनको कंबाइन कर दो, तो अब ये एक ब्रिज बन गया है। ध्यान से देखिए, अगर मैं ए से चलूं तो ए से 2 रास्ते हैं, ए से अब मेरे पास 2 रास्ते हैं, ठीक है। एक रास्ता ई पे जा रहा है, और इसको मैं नया नाम दे देता हूं, एफ नाम दे देता हूं। एक रास्ता एफ पे जा रहा है, ठीक है। ई पे जाने वाला रास्ते का रेजिस्टेंस है 6 ओम ए पॉइंट से, और एफ पे जाने वाले रेजिस्टेंस कितना है बताओ? 5 + 10/9। तो 5 + 10/9 करोगे तो 55/9 बन जाएगा, ठीक है जी। अब आइए इधर दूसरी तरफ, ई से बी के बीच आपका जो है वो ये बी पॉइंट हो गया, ई से बी के बीच 6 ओम ये हो गया, और नीचे एफ से बी के बीच, एफ से बी के बीच एक और रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और वो कितना है बताओ? 10/9 + 2.5, ठीक है। तो 10/9 + 2.5 आप इनको सीरीज में कर दोगे, ठीक है। आई होप ये समझ आया आपको। और बीच में क्या लगा हुआ? ई और एफ के बीच 4/9 ओम का ये रजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है भाई। अब आपको ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट बताना है, तो ये तो ब्रिज बन गया, बट ये बैलेंस ब्रिज नहीं है। दिस अपॉन दिस इज नॉट इक्वल टू दिस अपॉन दिस। तो अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, जो इधर का डेल्टा है उसको स्टार में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। जब आप इधर वाले डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करोगे तो आपको ये इस तरह का देखने को मिलेगा, ठीक है। इनकी वैल्यूज आप कैलकुलेट कर सकते हो भाई, और इस डेल्टा को आप रिमूव कर दोगे। यहां से जो डेल्टा है ये आपका रिमूव हो जाएगा, स्टार की जो वैल्यूज हैं वो आप निकाल लोगे। उसके बाद देखो ए और बी के बीच इजीली आप सोल्व कर लोगे। तो इसका मतलब है, मैं कैलकुलेशन पार्ट में नहीं जा रहा हूं, कैलकुलेशन आप खुद कर लें, आप बस मेथड को समझिए, क्योंकि आंसर इंपॉर्टेंट नहीं होता, प्रोसेस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इसलिए आप इसको समझिए कि कैसे ऐसी प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करेंगे। आई होप आपको क्लियर हुआ कि कैसे फोल्डिंग सिमेट्री को चेक किया जाता है, एंड उसके बाद कैसे उसको अप्लाई किया जाता है। कुछ और प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करते हैं। जरा देखिए, मैं इसको रब कर रहा हूं भाई, अब मेरे ख्याल से इससे आगे आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है। जरा देखिए, 1-2 प्रॉब्लम को और जरा समझते हैं। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि भाई मेरे पास कुछ इस तरह की सिचुएशन है, ये कोई सर्किट दे रखा है आपको, ठीक है। ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, ये 2 पॉइंट दे रखे हैं आपको, ए एंड बी। सारे रेजिस्टेंस जो हैं उनकी वैल्यू R0 दे रखी है,
सारे के सारे आर, ये चलो आर नोट नहीं लेते हैं, कुछ वैल्यूज अलग ले लेते हैं, ठीक है। जरा देखिए मैं क्या ले रहा हूं, ये ले रहा हूं आर नोट, ये भी आर नोट ले रहा हूं, ठीक है। ये ले रहा हूं, या चलो आर नोट की वैल्यू दे देते हैं ना, ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, ये आपके पास 5 ओम है, या 5 नहीं लेते हैं, इवन नंबर लिख लेते हैं, 4, दिस इज 4, दिस इज 8, दिस इज 8, ये आपका 10 है, ये भी आपका 10 है, ठीक है जी। ये आपका 6, ये भी 6, ये आपका 6, ये भी 6। मान लीजिए इस तरह का सर्किट आपको दे रखा है, आपको बताना है आर ए बी क्या होगा। आर ए बी की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। अब ऐसी प्रॉब्लम में कैसे कैलकुलेट करें भाई, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये देखो कि डायग्राम तो बड़ा सिमेट्रिक सा लग रहा है, ज्योमेट्री जो है ना वो बड़ी सिमेट्रिक सी है, कोई सीरीज पैरेलल भी अपने को नजर नहीं आ रहा कि कौन सीरीज है कौन पैरेलल है। तो अब हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करें, अब हम इसको कैसे सोल्व करें, उसको जरा समझते हैं। तो जरा देखिए इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, उसके लिए अगर हम सबसे पहले सिमेट्री को देखने की कोशिश करें, तो ए और बी से पास होने वाली मेरे पास ये एक एक्सिस है जो ए और बी से पास होती है, और अगर आप ध्यान से देखें इस एक्सिस के अबाउट, ये इस एक्सिस पे एक तो ए और बी पॉइंट लाई कर रहा है, और इस एक्सिस के अबाउट जैसा इधर है सर्किट, बिल्कुल वैसा ही सर्किट इधर भी है, मतलब एक तरह से मिरर इमेज है। तो यहां पे क्या बन गया, ये फोल्डिंग सिमेट्री हो गया, ये आपका फोल्डिंग सिमेट्री बन गया। और मैंने आपको बताया था कि जब भी फोल्डिंग सिमेट्री होगी तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको नामकरण करना है, ठीक है। तो जरा देखिए नामकरण करते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, इसको मैं सी बोल देता हूं और इसको मैं डी बोल देता हूं। ये तो भाई एक्सिस के ऊपर ही है, इनको तो छोड़ दो आप, ठीक है, ये तो एक्सिस के ऊपर ही आ गए। अब जरा देखिए इसको मैं ई बोल देता हूं, अगर ये ई है तो ये भी ई बनेगा भाई, फिर सेम नाम रखना पड़ेगा, ऑपोजिट सिमेट्रिक नाम जो होंगे सेम होंगे। अगर ये ई है तो ये ई रहेगा, अगर मैं इसको एफ बोल रहा हूं तो ये पॉइंट भी मेरा एफ हो जाएगा, ठीक है। अगर ये ई है तो ये भी ई होगा, ये अगर एफ है तो ये भी एफ होगा। आई होप सबसे पहले आपको नामकरण समझ आया। फोल्डिंग सिमेट्री में नामकरण करना होता है, नेमिंग करनी होती है हर एक नोड की, लेकिन नेमिंग बड़े ध्यान से करनी होती है। एक्सिस के अबाउट जो सिमेट्रिक पॉइंट होंगे वो सेम नाम होने चाहिए, ठीक है। अब एक्सिस को हटा दो, अब इस एक्सिस की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। नामकरण एक बार हो गया, फिर एक्सिस को देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इनको कनेक्ट भी तो करना है, ई को ई के साथ कनेक्ट कर दो और एफ को एफ के साथ कनेक्ट कर दो, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं ब्लू पेन का सहारा लेके ऐसे करता हूं, एफ को एफ के साथ कनेक्ट कर देता हूं और ई को मैं ई के साथ कनेक्ट कर देता हूं, ऐसे कनेक्ट कर देता हूं, ई को मैं ई के साथ कनेक्ट कर देता हूं, ठीक है। मेरे ख्याल से किसी को एतराज नहीं होना चाहिए, यहां पे कोई दिक्कत तो नहीं भाई। ई को ई के साथ कर दिया, एफ को एफ के साथ कर दिया। अब सिंप्लीफाई करते हैं, जरा ध्यान से देखिए, ये जो 6 ओम है ये सी और ई के बीच में है, और ये जो 6 ओम है ये भी सी और ई के बीच में है। तो मैं एक तरफ से इसको हटा देता हूं 6 को, और यहां पे इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन लिख देता हूं विच इज 3 ओम। तो यहां पे इसकी जो वैल्यू आ गई है वो आ गई है 3 ओम, सही है जी। अब आइए अगर आप इसको देखें, ये ई और एफ के बीच में है और इधर भी ई और एफ के बीच में है 10, तो यहां से 10 को हटा देता हूं और ई और एफ के बीच यहां पे लगा देता हूं 10 और 10 पैरेलल में आ गए ना भाई, तो यहां पे 5 कर देता हूं 5, सही है जी। नेक्स्ट आइए, ये ई और डी के बीच में है और ये भी ई और डी के बीच में है, तो इधर से मैं इस 6 को हटा देता हूं और यहां पे इसकी जगह पे 3 कर देता हूं, सही है जी। अब जरा देखो ये वायर ओपन रहेगा, इसको छोड़ दो, अब इसकी जरूरत नहीं है, तो इसको भी हटा दो, ठीक है, इसको भी हटा दो भाई, इसकी जरूरत नहीं है, बहुत बढ़िया। अब आइए अब एक स्टेप और आगे चलते हैं, और अब हम क्या करेंगे जरा देखो, ये जो पॉइंट है मेरा ये एफ और बी के बीच में है और ये भी एफ और बी के बीच में है, तो यहां से मैं 8 को हटा देता हूं, ठीक है, और यहां पे 4 लिख देता हूं, सही है जी। अब आइए यहां पे ये ए और एफ के बीच में है और ये भी ए और एफ के बीच में है, तो एक काम करता हूं, यहां से इस 4 को हटा देता हूं और यहां पे इसकी जगह 2 कर देता हूं, ठीक है। अब ये एफ खाली पड़ा रहेगा इधर वाला, इसको भी हटा दो पूरे को, ठीक है भाई। जरा देख लीजिए, मेरे हिसाब से तो सिंपल हो गया यहां तक, ठीक है। अब ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, हमें इसके बीच का इक्विवेलेंट चाहिए, बाकी और कंबाइन कर नहीं सकते हो, बाकी तो सारे हमने ले लिए पॉइंट, ठीक है। तो अब जरा देखो इसको हम कैसे करेंगे, जरा देखो ए से लेके ई तक ये जो 2 रेजिस्टेंस है ना, ये दोनों सीरीज में है, तो इनको कंबाइन कर दे, कंबाइन करोगे तो क्या बन जाएगा, 3 और 2 5 ओम। तो इसको मैं पूरे को हटा देता हूं और इसकी जगह पे 5 ओम रिप्लेस कर देता हूं।
ए से इस 2 को मैं इधर लिख देता हूं, ए से लेके ई के बीच में आपके पास कितना है 5 ओम है। ये लो जी। अब आइए ये वाला देखो बी और ई, ये जो है ये 2 ओम और ये 3 ओम, तो 5 ओम सीरीज बन गया ना इन दोनों का कॉम्बिनेशन। तो इसको भी मैं हटा के इसकी जगह पे 5 लिख देता हूं, ठीक है। इसकी जगह पे आप जो है यहां पे कनेक्ट कर दो 5 ओम। ये सर्किट बन गया। अब अपने को ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट निकालना है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये ब्रिज है। कैसे? ए से 2 रास्ते निकल रहे हैं, एक एफ पे एक ई पे, और फिर 2 ही रास्ते बी पे आ रहे हैं, और बीच में ये कंबाइन हो रहा है। तो एक तरह से ब्रिज बन गया है ये। ए से अगर आप देखोगे तो 2 निकल रहे हैं, ठीक है। ए से जब आप देख रहे हो तो 2 निकल रहे हैं। कौन कौन से बताओ? एक है 2 ओम और एक है आपका 5 ओम। ये पॉइंट है मेरा ए, ठीक है। ये आपका एफ पे चला गया और नीचे ये ई पॉइंट है, ठीक है। तो ए से 2 रास्ते निकले, एक एफ पे एक ई पे। एफ और ई 5 ओम से कनेक्टेड हैं, यहां पे 5 ओम से कनेक्ट हो गया। अब आइए ई से बी पे 5 ओम है और एफ से बी पे 4 ओम है। इधर है मेरे पास 4 ओम, ठीक है, बी पे, और इधर है हमारे पास 5 ओम। ये लो जी, ये बी हो गया। तो अगेन ब्रिज हो गया, बट ये बैलेंस ब्रिज नहीं है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। दिस अपॉन दिस इज नॉट इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तो बैलेंस ब्रिज नहीं है। इसका मतलब अगेन आपको क्या करना होगा, यहां पे स्टार डेल्टा कन्वर्जन लगाना होगा। तो किसी भी एक डेल्टा को, चाहे इधर वाले डेल्टा को ले लो, चाहे इधर वाले डेल्टा को ले लो, क्योंकि हर डेल्टा में 2 वैल्यू सेम है, तीसरी डिफरेंट है। अगर इधर डेल्टा लेते हो तो इसमें 2 वैल्यू सेम है, तीसरी डिफरेंट है। तो कोई भी एक डेल्टा ले लो, उसको स्टार में कन्वर्ट कर दो। तो हम क्या कर रहे हैं, इधर वाले डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट कर रहे हैं, जरा देखिएगा। तो ये मैंने कुछ इस तरह से इसको कनेक्ट कर दिया, स्टार में कन्वर्ट कर दिया। ये जो वैल्यू आएगी क्या बनेगी बताओ जरा? ये बनेगी 10/12, इधर वाली वैल्यू भी 10/12, और ये 25/12, ठीक है। तो मैं इनको हटा देता हूं, और ये जो दोनों वैल्यू हैं ये कितनी है बताओ? 10/12, दिस इज ऑल्सो 10/12, एंड ये भी आपका हट गया। ये जो वैल्यू आएगी आएगी 25/12। सही है जी। तो ए और बी के बीच अब ये हमारे पास सर्किट रह गया है। अब इसमें ये दोनों आपस में सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है, आपस में पैरेलल में है, और उसके साथ फर्दर ये सीरीज में बन गया है। तो इस तरह से आप ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो। आपको बस स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले तो आप आइडेंटिफाई कीजिए कि इसके अंदर कौन सी सिमेट्री है। एक बार आइडेंटिफाई हो जाए, उसके बाद जो अगला स्टेप है वो फिर आप इजीली सोल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अब हम एक और प्रॉब्लम पे चलते हैं। कई बार जो स्ट्रक्चर होते हैं या जो ज्योमेट्री होती है वो 3 डायमेंशन में दी होती है, 3D पिक्चर दी होती है, उसको हम कैसे सोल्व करें? जरा देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मेरे पास कुछ इस तरह का डायग्राम गिवन है, ये मैं एक बार डायग्राम बना देता हूं। सोचिए ऐसा कोई सर्किट डायग्राम है हमारे पास, अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक 3D पिक्चर है, ये 3D डायग्राम है। सोचिए सारे रेजिस्टेंसेस इक्वल है, और आपको मैं 2 पॉइंट दे दूं कि एक पॉइंट मेरा, जैसे ये फ्रंट फेस है ना, ये वाला एक डब्बा समझ लो ना, इसको आप इस तरह का एक डब्बा समझ लो, और इस डब्बे का हर एक कॉर्नर जो है वो एक रजिस्टर को दिखा रहा है। जैसे ये भी एक रजिस्टर, ये भी एक रजिस्टर, ये भी एक रजिस्टर, इधर भी एक रजिस्टर, इधर भी एक रजिस्टर, ये हर कॉर्नर जो है ना वो एक रजिस्टर की ब्रांच को दिखा रहा है, ठीक है। अब इसमें 2 पॉइंट दे दिए हैं, एक पॉइंट है ये ए, और मान लीजिए ये पॉइंट दे दिया है बी, और सारे के सारे रजिस्टर आर दे रखे हैं। जो फ्रंट फेस था ना हमारा, उस फ्रंट फेस के डायगोनल पॉइंट ले लिए हैं। जैसे कि अगर आप इसको देखें तो ये जो है इसके फ्रंट फेस ये हो गया, इसका डायगोनल एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया। इन दोनों के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको बताना है। तो देखा जाए तो ये 3D पिक्चर है, और सारे रेजिस्टेंस आर नोट है भाई, मान लीजिए, ठीक है। आर नोट ओम जो है ये सारे रेजिस्टेंस दे रखे हैं। आपको आर ए बी की वैल्यू बतानी है कि ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा। अब अगर आप इसमें ध्यान से देखें तो ये तो 3D प्रॉब्लम है, और 3D प्रॉब्लम में हमें जो सिमेट्री देखनी होती है वो प्लेन सिमेट्री देखनी होती है। वो एक्सिस से नहीं देखनी, अपने को प्लेन से देखनी है। अब उसको हम कैसे देखें भाई? प्लेन से प्लेन सिमेट्री कैसे निकालें? वो उसका क्या तरीका है? देखो, वैसे तो आप प्लेन सिमेट्री से पहले कोशिश करो एक्सिस सिमेट्री ही देखने की। आप बोलोगे सर एक्सिस सिमेट्री कैसे देखें? तो 3D है ना,
तो क्या हम इसको 2D में बना सकते हैं विदाउट ओवरलैपिंग दिस ब्रांचेस? मतलब ऐसा सर्किट बनाएं 2D में जिसमें ब्रांचेस जो है वो ओवरलैप ना करें, उसको हम बोलते हैं प्लेनर सर्किट। तो क्या हम इसका प्लेनर सर्किट बना सकते हैं? ऐसा सर्किट जिसमें ओवरलैपिंग ब्रांच कोई भी ना हो और कनेक्शन ऐसे के ऐसे हो, कनेक्शन सेम रहने चाहिए, बस ओवरलैपिंग ब्रांचेस नहीं होनी चाहिए। डायग्राम भी यही होना चाहिए। क्या हम ऐसा बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे जरा देखिए। अगर मैं इस फ्रंट वाले स्क्वायर को, जो फ्रंट स्क्वायर फ्रंट फेस आपको दिख रहा है, इस फ्रंट फेस को छोटा कर दूं, इसको पिचका दूं और पिछले वाले फेस के अंदर रख दूं, तो 2D में बन जाएगा ये डायग्राम, विदाउट ओवरलैपिंग बन जाएगा। जरा देखिए कैसे। मैं आगे वाले फेस को पिचका रहा हूं, छोटा साइज जादू कर रहा हूं और इसको छोटा कर रहा हूं, तो छोटा करूंगा तो ये इस तरह का बन जाएगा। जरा देखिए, जब आप इसको छोटा करोगे तो ये इस तरह का बन जाएगा। ठीक है भाई, इधर वाला पॉइंट ए है और इधर वाला जो पॉइंट है वो हमारा बी है। सही है जी। हमने फ्रंट फेस को छोटा कर दिया, बैक फेस को उतना ही रखना है, उसको छोटा नहीं करना है भाई, उसका साइज वही रखना है। ठीक है, ये लो जी, वो बैक फेस मैंने यूं कहीं रखा है। अब जो कनेक्शन थे भाई, इसका कॉर्नर और इसके कॉर्नर मिले हुए ना भाई, इसका कॉर्नर और इसका कॉर्नर मिले हुए, तो इनको मिला दो। सिमिलरली ये कॉर्नर मिला हुआ, इसको मिला दो। ये अब जरा देखो इस डायग्राम में क्या फायदा हुआ। इस डायग्राम में कोई ओवरलैपिंग नहीं है, ये एक प्लेनर सर्किट है यही डायग्राम, कनेक्शन सारे के सारे वैसे के वैसे है। बस हमने कुछ नहीं किया, आगे वाले डब्बे को, आगे वाले स्क्वायर को छोटा करके उसके अंदर लगा दिया बस। ठीक है, आप बोलोगे सर इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा ये हुआ कि ये जो डायग्राम है ये 2D में आ गया हमारे पास विदाउट ओवरलैपिंग। ठीक है, ओवरलैप नहीं हो रहा यहां पे कोई भी एलिमेंट किसी के ऊपर भी, और ये 2D में हमने बना दिया है। अब यहां पे हम एक्सिस सिमेट्री की बात करेंगे, क्योंकि ये 2D डायग्राम है, तो यहां पे जो सिमेट्री की बात होगी वो एक्सिस सिमेट्री की बात होगी। तो ये तो पिछला ही क्वेश्चन बन गया यार, सारे के सारे रजिस्टर क्या है? R0 है। तो चलिए जरा देखते हैं इसमें ये जो एक्सिस है या इसके अबाउट मिरर इमेज बन गए हैं, इधर भी R0 इधर भी R0, तो इसका मतलब फोल्डिंग सिमेट्री आ जाएगी यहां पे। तो फोल्डिंग सिमेट्री लगाओगे कैसे? ए बी, इसको मैं C नाम दे देता हूं, इसको मैं D नाम दे देता हूं, इसको मैं E बोल रहा हूं तो ये भी मेरा E हो गया, इसको मैं F बोल रहा हूं तो ये भी मेरा F हो गया। सही है जी। अब जरा बताइए C और E के बीच इसको R0 को हटा देते हैं, और ये C और E के बीच जो है ना ये R0/2 हो गया, क्योंकि पैरेलल में आ गया ना ये R0 और ये R0। ठीक है, तो R0/2। सिमिलरली E और D के बीच जो है ये R0 है, इसको हटा देते हैं, और ये E और D के बीच R0/2 आ गया। ठीक है, R0/2। वैसे कनेक्ट करना था E से E को और F से F को कनेक्ट करना था, बट कनेक्ट कर लेना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, पिछले में अभी सोल्व किया ही हमने। ये E और F के बीच में है, ये भी E और F के बीच में है, तो यहां से आप इसको हटा दो। ठीक है, और ये R0/2 आ गया। ठीक है भाई, अब E पॉइंट गायब हो गया। अब आइए F और B के बीच R0 है, इधर भी R0 है, तो यहां से मैं इसको हटा देता हूं और ये बन जाएगा R0/2। अब आइए F और A के बीच में R0 है और F और A के बीच में इधर भी R0 है, तो ये आपका R0/2 इधर आ गया। आई होप आपको ये समझ आया। ठीक है, अब जरा देखिए ये सर्किट है हमारे पास। अब A से लेके E के बीच में ये वाला जो रास्ता है, इसमें ये R0 है, ध्यान देना, और ये है R0/2। तो अगर आप इस पूरे को हटाओगे तो ये क्या बन जाएगा? 3R0/2। इस पूरे को हटा देता हूं, और यहां पे इन दोनों के बीच में आपके पास क्या आ गया है? 3R0/2। 3R0। सिमिलरली इधर देखो ये R0 है और ये R0/2 है, तो ये इन पूरे को हटा के यहां पे भी मैं 3R0/2 कर देता हूं। 3R0/2। सही है जी। अब जरा देखो, अब ये ब्रिज बन गया है और ये बैलेंस ब्रिज है। अगर आप ध्यान से देखें तो A से दो रास्ते निकल रहे हैं, A से दो रास्ते निकल रहे हैं। एक रास्ता कहां पे जा रहा है? एक रास्ता जा रहा है F पे, और एक रास्ता कहां पे जा रहा है? E पे। ठीक है, और ये F पे जो जा रहा है वो R0/2 है, और E पे जो जा रहा है वो 3R0/2 है। अब आइए इधर B तक, F से B पे R0/2 है, R0/2 है, और E से B पे 3R0/2 है, 3R0/2 है। सही है जी। और F और E के बीच में R0/2 है, यहां पे R0/2 है। सही है भाई, इस तरह का ये सर्किट बन जाएगा।
अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये बैलेंस ब्रिज है, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तो बैलेंस ब्रिज हो गया। बैलेंस ब्रिज हो गया तो ये आप रिमूव कर सकते हो, इसको आप हटा सकते हो, और हटाते ही आप देख सकते हो ऊपर वाला जो ब्रांच है ये सीरीज में आ गया आर नोट, और नीचे जो है ये भी अपना सीरीज में आ गया, ठीक है, ये 3R0 हो गया, और ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल में है। एक पॉइंट है इधर ए और एक पॉइंट है इधर बी, ठीक है। ऊपर वाला R0 ये लिख दिया और नीचे वाला 3R0 ये लिख दिया। अब पैरेलल लेना है तो दिस इंटू दिस डिवाइड बाय दिस प्लस दिस, तो 3/4R0 आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। आसान कहानी थी। जो 3D प्रॉब्लम थी उसको हमने 2D में कन्वर्ट करके इजीली सोल्व कर लिया फोल्डिंग सिमेट्री की हेल्प से। बट आप हर केस में ऐसा नहीं कर पाओगे कि आप 3D को 2D में कर लो। हो सकता है 3D में सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही हो, 2D में ना करे, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो आप 2D में क्यों जाओगे भाई, अपनी सिमेट्री को क्यों डिस्टर्ब करोगे। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में तो आप बच गए। 3D में भी यहां पे सिमेट्री, प्लेन सिमेट्री है यहां पे, मैं बताऊंगा कैसे। और 2D में जब आप कन्वर्ट कर रहे हो इसको, तब आपकी सिमेट्री जो है वो इंटैक्ट रहती है, फोल्डिंग सिमेट्री इंटैक्ट रहती है, बस वो प्लेन की बजाय वो एक्सिस सिमेट्री हो जाती है, लाइन सिमेट्री हो जाती है। बट सिमेट्री इंटैक्ट रहती है, डिस्टर्ब नहीं होती। बट हर केस में ऐसा नहीं होगा, इसलिए आपको 3D सिमेट्री भी सर्च करनी आनी चाहिए, 3D सिमेट्री भी पता करनी आनी चाहिए कि इसमें कैसी सिमेट्री है, यहां पे प्लेन सिमेट्री किस तरह की है। तो वो जरा समझते हैं कि प्लेन सिमेट्री कैसे आएगी इसके अंदर। लेकिन क्योंकि आज के एपिसोड का टाइम हो गया है, तो अगले एपिसोड में जब आपसे मुलाकात होगी तो मैं इस 3D पिक्चर को आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि 3D स्ट्रक्चर्स में कैसे आप सिमेट्री को ढूंढते हो, प्लेन सिमेट्री कैसे आप चेक करते हो। तो मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। आज के एपिसोड में इतना ही करेंगे दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का एपिसोड समझ आया। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू।